नमस्कार। स्वागत है आपका साहित्य की सुगंध में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार पापा के अगले भाग की तरफ। भाग 2। वो जब सुबह उठा तब तक न्यूज़ में उसकी खबर चल रही थी। बार काउंसिल ने उसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यूज़ पर मनोज का कट्टर दुश्मन ये कह रहा था कि इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक मनोज साल्वे कोई भी केस नहीं लड़ सकते। हर न्यूज़ में बार बार ये दोहराया जा रहा था कि हर बात में बढ़ चढ़कर बोलने वाले मनोज साल्वे ने साधी चुप्पी। कोर्ट के बाहर के कुछ नए वकीलों के बाइट भी चल रहे थे कि इतने बड़े वकील के ऐसा करने से देश का नाम खराब होता है। गजेंद्र ने टीवी बंद करने के लिए रिमोट उठाया। मनोज ने उसको रोक दिया। मनोज के मोबाइल पर बेटी का मैसेज आया, "You are a fake।" बाकी सबसे मनोज को इतना फर्क नहीं पड़ा जितना कि अपनी बेटी के मैसेज से पड़ा। मनोज ने रात में टिश्यू पेपर पर जो लिखा था उसको अपनी जेब से निकालकर सामने पड़े एक लेटर पैड पर कुछ कुछ लिखा। मनोज की आदत थी, बड़े से बड़े केस की पूरी समरी वो एक पन्ने पर लिखकर जाता था और वही पन्ना लेकर सब दलीलें देता था। कागज पर लिखते ही वो मुस्कुराया। गजेंद्र को समझ आ गया था कि इसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझ गई है। मनोज ने कोर्ट में सीनियर जज साहब से मिलने की एक अर्जी डलवाई। उसी दिन जज के सामने ही उसको कुछ समय मिल गया। एक फर्जी डिग्री का मामला भी अब हाई प्रोफाइल हो चुका था। उसके जूनियर्स को केस के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी मनोज कई बार उनको दलील देते समय चौंका देता था। फिर आज तो उनको कुछ पता ही नहीं था। इससे पहले कि जज को कुछ समझ आता, मनोज ने कहा, "सर, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ।" "कैसे सुधारेंगे?" "फाइनल ईयर का एक पेपर नहीं दे पाया था। पहले और दूसरे साल मैंने टॉप किया था। मैं चाहता हूँ मुझे फिर से कॉलेज जाकर डिग्री पूरी करने का मौका मिले।" जज को ये बात सुनकर कुछ देर तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसने क्या सुन लिया। "मनोज जी, आपको पता है आपको रोल मॉडल मानकर हर साल न जाने कितने युवा लॉयर बनना चाहते हैं। आपकी गलती इतनी बड़ी है कि..." मनोज ने बात को बीच में काटते हुए कहा, "मुझे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन डिग्री नहीं होने से मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान कम नहीं हो जाता। आप मुझको एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा।" जज सोच में डूब गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मनोज सही में ऐसा कर रहा है या फिर उसके केस की दलील के जैसे ही कोई दांव पेच तो नहीं। सोच लीजिए, आप शायद जब डिग्री करके आएं तब तक आपको एक्सेप्ट ना करें। "मुझे अपने लिए ये करना है सर," मनोज ने अपनी जेब में रखे टिश्यू पेपर को छूकर कहा। कोर्ट के बाहर मीडिया वालों की भयंकर भीड़ थी। लोग दो खेमों में बटे हुए थे। पुराने वकीलों का कहना था, मनोज बहुत चालू चीज़ है, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। डिग्री फेक किया होगा तो भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। जबकि दूसरा खेमा इस बात से खुश था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लोगों में बहस भी चल रही थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक दिन पहले जिस मीडिया ने मनोज को सर आंखों पर चढ़ाया था, आज वही मीडिया मुश्किल सवालों के साथ तैयार था। किसी को कुछ नहीं पता था। अचानक हलचल मची। हमेशा की तरह मनोज तेज कदमों से बाहर आ रहा था। उसने स्टाइलिश काला चश्मा लगाया हुआ था। चेहरे पर चिरपरिचित विजय मुस्कुराहट थी। एकदम से कैमरा और माइक उसके और टूट पड़े। "क्या आपकी डिग्री फेक है? आपने देश की इमेज खराब कर दी है। जज से आपकी क्या बात हुई? आप अब क्या करने वाले हैं?" मनोज किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ा और अपनी कार में जाकर बैठने लगा। एक दो माइक उसके चेहरे को लगभग छू रहे थे। मनोज कोर्ट से निकलकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल दिया।
लॉ कॉलेज पुणे में आज की क्लास चल रही थी। साशा को उस दिन क्लास में सब लोग बार बार देख रहे थे। पूरी क्लास को पता था कि साशा के पापा इस देश के सबसे बड़े वकील हैं। क्लास में कुछ खुसर फुसर चल रही थी। साशा पहले से ही अपने पापा से परेशान थी और अब ये डिग्री वाली बात बाहर निकलने से उसको और इरिटेशन हो रही थी। मनोज साल्वे से नफरत की साशा के पास कई वजह थी। हर बच्चे के पास अपने माता पिता से नफरत की और प्यार की हजार वजह होती हैं। जो हमारे सबसे करीब होते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। साशा अपनी क्लास में काफ़ी शार्प थी। अगर उसे कोई ये कह देता था कि वो अपने पापा के जैसे शार्प है तो भी वो बहुत चिढ़ जाती थी। माँ और बाप का नाम अपनी पहचान से अलग कर पाना आसान नहीं है। हमारी हर अच्छाई और बुराई के पीछे उनका कोई ना कोई हिस्सा होता है। कुछ अच्छाइयाँ हमें छोड़ती नहीं और कुछ बुराइयाँ हम छुड़ा नहीं पाते। कुछ अच्छाइयाँ हम में इसलिए आती हैं क्योंकि माता पिता की कुछ बातों से हमें नफरत थी और कुछ बुराइयाँ हम इसलिए अपने पास सहेज कर रखते हैं ताकि खुद को दुख देकर अपने घर वालों को दुखी कर सके। क्लास में कुछ लोग उससे चिढ़ते भी थे कि कॉलेज से निकलने के बाद साशा को सब कुछ बना बनाया मिलेगा। साशा लॉ की पढ़ाई इसलिए कर रही थी ताकि अपने पापा से बड़ी लॉयर बने। बच्चे अपने माँ बाप से यूं भी बदला लेते हैं, उनसे बड़ा बनकर। साशा की लॉ की डिग्री एक तरह का बदला थी। अपनी क्लास में वो तेज थी, लेकिन वो लॉ के लिए पढ़ाई नहीं कर रही थी, अपने पापा से बड़ा बनने के लिए पढ़ रही थी। क्लास के बीच में मीता पटनायक यानी कि कॉलेज की प्रिंसिपल का एक मैसेज आया। साशा को उनके केबिन में बुलाया गया था। मीता पटनायक खुद पुणे लॉ कॉलेज से पढ़ी हुई थी। एक ज़माने में बहुत बड़ी लॉयर थी। फिर अपने पति की डेथ के बाद प्रैक्टिस छोड़कर पढ़ाने लगी थी। वो काफ़ी तेज़ तर्रार थी। कॉलेज में आधे से ज़्यादा लड़कों को उन पर क्रश था। चूँकि वो पूरी तरह एकेडमिक दुनिया से नहीं आई थी, उनके तरीके नए थे। इसी वजह से वो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर थी। मीता पटनायक कभी जताती नहीं थी, लेकिन साशा पर विशेष नज़र रखती थी। उसकी दो वजह थी। पहली कि साशा उनको अपने दिनों की याद दिलाती। दूसरी, वो उनके बैचमेट मनोज साल्वे की बेटी थी। साशा अब प्रिंसिपल के कमरे के बाहर थी। इससे पहले कभी मीता ने साशा को यूं क्लास से नहीं बुलाया था। साशा के अंदर घुसने पर मीता ने उनको सामने बैठने का इशारा किया। वो खुद खड़ी हुई, कमरे में एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। मीता पटनायक, जिसके पास शब्दों की कभी कमी नहीं होती, आज उसके पास शब्द कम नहीं पड़ रहे थे बल्कि खत्म हो गए थे। मीता ने एक गिलास पानी पिया। कुछ पियोगी? साशा ने ना में सर हिलाया। मनोज की न्यूज़ का पता चला तुमको? साशा ने हाँ में सर हिलाया। मीता ने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा, वो यहाँ आ रहा है। साशा को झटका लगा। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, मीता ने कहा, वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगा। मैंने उसको कहा था कि वो केवल पेपर दे सकता है, लेकिन उसने क्लास करने के लिए इंसिस्ट किया। वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगा। पर क्यों मैम? दिस इज़ नॉट डन। मैं किसी को रोक तो नहीं सकती, बट यू डोंट वरी, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कब से? साशा ने सामने रखा पानी पीते हुए पूछा। मैंने अप्रूवल के लिए भेज दिया है, 1 हफ्ते में अप्रूवल आ जाएगा। और हाँ, बाय द वे, एक गुड न्यूज़ भी है। आई डाउट कि अब कोई भी न्यूज़ गुड हो सकती है। साशा ने कमरे में टेबल पर अपना पेन धीरे धीरे पटकते हुए कहा, तुम्हारे फेवरेट गजेंद्र अंकल भी स्पेशल कोर्स करने आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मीता ने आगे बढ़कर बैठी हुई साशा को गले लगाया और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। आप पापा को नहीं जानती, साशा ने कहा। वेल, मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। क्लास में जाओ और अभी किसी को भी इस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। साशा क्लास के बाद अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोती रही। लड़की जिस चीज़ से भागती है वही चीज़ उसके पीछे पड़ जाती है। साशा के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला था। रोकर चुप होने से पहले वो एक फैसला ले चुकी थी।
हमारे सभी बड़े फैसलों में बहते हुए पानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर नदी चाहे बाहर की हो या भीतर की, फिर चाहे बरसात आसमान की हो या मन की। साशा ने एक लेटर लिखा और मीता के घर जाकर उसको लेटर दे दिया। मीता के कमरे में गाना चल रहा था। वो रिलैक्स थी, आराम से बैठकर रोज की एक वाइन के हिसाब से आधी पी चुकी थी। मीता ने ध्यान से लेटर पढ़ा और शौक में खड़े होकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती साशा। मैं ऐसा ही करूँगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। मीता के पास साशा को समझाने लायक कोई बात नहीं थी। साशा की आंखों में आंसू थे। इस लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने कितनी मेहनत की थी ये बस वही जानती थी। उसका सपना था ये कॉलेज, और अब वही सपना वो खुद तोड़ने जा रही थी। साशा, तुम ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो, गलत कर रही हो। मैंने डिसाइड कर लिया है मैम। मीता ने कुछ देर सोचा और बोली, अगर मनोज नहीं आए तो भी तुम कॉलेज छोड़ दोगी? साशा ने ये बात सोची ही नहीं थी। उसने सर ना में हिलाते हुए कहा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन सोच लो, फिर कल आकर मुझे बताओ। मीता ने फिर से गाना चला दिया। ये गाना वही था जो मनोज की कार में बज रहा था, वही फरीदा खानम की गजल। गजेंद्र सिंह के ऑफिस में गहमा गहमी का माहौल था और ऑफिस के बाहर खड़े होने वाले तमाम अधिकारियों के ड्राइवर ये समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए पढ़ने के लिए कॉलेज क्यों जाएगा। ड्राइवर तो ड्राइवर, ऑफिस में भी कोई समझ नहीं पा रहा था। गजेंद्र अपने बॉस से मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर से बुलावा आने पर वो चीफ सेक्रेटरी के सामने जाकर बैठा। सर, गजेंद्र अपने बॉस का ब्लू आइडियल बॉय था। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम ने खुद चाय बनाई। चाय में चीनी के लिए इशारे से पूछा। गजेंद्र ने मना किया। आई थिंक योर डिसीजन इज़ करेक्ट। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज़। और अगर कॉलेज में मन न लगे तो बता देना, पहले बुला लेंगे। सुब्रमण्यम ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। गजेंद्र एकदम फॉर्मल से अंदाज में बात कर रहा था। सुब्रमण्यम चाय पीते हुए कुछ सोच रहे थे। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तब हमारे चीफ सेक्रेटरी जोसेफ साहब एक बार दौरे पर आए। वो चाहे जितने भी बिजी हों, अगर कोई नया अधिकारी उनसे मिलने आता था तो हमेशा 5 मिनट का ही सही समय ज़रूर देते थे। मैंने नया ज्वाइन किया था। उन्होंने मिलने पर मुझसे एक चीज़ कही थी जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा था कि नौकरी में हर दिन ऑफिस ऐसे आना जैसे कि वो नौकरी का पहला दिन हो। अपने शहर में जो भी करना, लेकिन कोई ख़राब खबर मुझ तक नहीं आनी चाहिए। उनको इंक पेन से लिखने की आदत थी। वो अपने पास नए पेन का डिब्बा रखते थे। जब कोई नया IAS अधिकारी मिलता तो वो उसको पेन ज़रूर गिफ्ट देते ताकि रोज़ फाइल साइन करते हुए अधिकारी संभल कर साइन करे। आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उनकी एडवाइस काफ़ी प्रोफाउंड थी। तुम्हारी एजुकेशन लीव का अप्रूवल करके भेज दिया है। सुब्रमण्यम साहब ने सामने रखा हुआ एक पेन का डिब्बा गजेंद्र की तरफ बढ़ाया। आई विश यू लक। गजेंद्र अपनी सीट से उठा। उसने पेन को ध्यान से देखा, थैंक्स कहा और कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते हुए उसने मनोज को फ़ोन किया। मिल गया अप्रूवल? बहुत बढ़िया, उधर से आवाज़ आई।